हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो सीबीएसई हैंडबुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम कर रहे हैं, जिसमें आपकी डिमांड पर मैंने कोशिश करी है कि उन क्वेश्चंस को पिक करने की जो आपने नॉर्मल अपनी एमएल अग्रवाल या आर डी शर्मा या जो भी बुक आप कर रहे हो, शायद वो वहाँ क्वेश्चन आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करे भी हैं तो बहुत थोड़ी प्रैक्टिस उन क्वेश्चन की करी है। तो और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगा जहाँ पर जाके आप इस टॉपिक का टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट देने के बाद आप ये जान सकते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पर आपकी कितनी पकड़ बन चुकी है, कितना इस टॉपिक पर आपकी कमांड बन चुकी है। तो ये आपको चेक करना है, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपको एक टेस्ट वाले पेज पर लेके जाएगा। वहाँ पर जाके अपना मेल आईडी और नाम डालिए और टेस्ट अपना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद टेस्ट जैसे आप ख़त्म करेंगे आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा कि कितना स्कोर आपका है, कितनी उसके अंदर लगभग आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। 40 में से कितने आप ठीक करते हैं, कितने गलत करते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो हम वापस आते हैं अपनी इस वीडियो पर, अपने क्वेश्चंस पर। जो सीबीएसई हैंडबुक की जो पहली एक्सरसाइज है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की, एक्सरसाइज नंबर ए यहाँ पर दी हुई है पेज नंबर 2.8 पर। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3rd, जहाँ पर हम एक मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करनी है। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ऑर्डर दिया हुआ है इसका 2/3। तो एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, ऑर्डर इसका 2/3 है। और कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जो डाटा दिया हुआ है, ए आई जे की वैल्यू आपको दे रखी है। ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस में 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आपको बस करना ये है कि 2/3 मैट्रिक्स है, मतलब 6 एलिमेंट आपको निकालने हैं। वो 6 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, यहाँ पर देखो 2 रो हैं 3 कॉलम है। तो पहली रो के पहले 3 एलिमेंट निकाल लेते हैं, 3 कॉलम है। दूसरी रो के भी 3 एलिमेंट निकाल लेते हैं। जब पहली रो के 3 एलिमेंट आप निकालोगे यानी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आई की जगह भी आपने 1 पुट करा, जे की जगह भी आपने 1 पुट करा, तो सेम वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। आई की जगह करेंगे 1 और यहाँ पर जे की जगह करेंगे 1। 1 × 2 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9/2। फिर आप निकालो A12। A12 मतलब यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 2 4, यह आ जाएगा 4 + 5, 5 का स्क्वायर 25/2। फिर A13 निकालो, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 3 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 2। तो पहली रो के 3 एलिमेंट आपने निकाल लिए। अब सेकंड रो के 3 एलिमेंट निकाल लो। तो यहाँ पर आएगा आई की जगह 2 और इधर आप 1 पुट करोगे, 1 × 2 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16/2 आ गया 8। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ भी 2, यहाँ 2 2 4 बन गया। तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32। तो आपकी जो मैट्रिक्स बनानी थी वो मैट्रिक्स आपकी तैयार हो गई। 9/2, 25/2, 49/2। इधर से आ गया 8, 18 एंड 32। तो ये हमने एक मैट्रिक्स बना दी जो डाटा हमें यहाँ पर दे रखा था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ कहता है हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 2/2 मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द नंबर 5 7 एंड -1। एक 2/2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है और आपको नंबर्स यूज़ करने हैं 5 7 -1। तो इस तरह की कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैट्रिक्स किस टाइप की बनानी, 2/2। 2/2 का मतलब आपके पास 4 प्लेस हो गए। अब इसके लिए यहाँ पर आप परमुटेशन का यूज़ करोगे, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करोगे। जो ये पहला प्लेस है, इस पहले प्लेस पर आप 5 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो कितना आ गया यहाँ पर 3। जो दूसरा प्लेस है, अब इसमें ऐसा तो नहीं बोल रहा कि भाई जो नंबर आपने रख दिया उसको रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ ऐसा कुछ केस नहीं है। तो अगले प्लेस पर भी आपके लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। उससे जो अगला प्लेस है, यहाँ भी 3 ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ भी 3 ऑप्शन अवेलेबल है, यानी 3 की पावर 4 मतलब 81। तो 81 आप मैट्रिक्स बना सकते हो जिसका ऑर्डर 2/2 होगा और उसके अंदर आप ये वाले 3 एलिमेंट रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 7th क्वेश्चन।
7th क्वेश्चन में कहता है मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन 14a प्लस बी, 14a प्लस बी, c प्लस डी बी प्लस सी, c प्लस डी बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी 8 एंड 0। यहाँ से a b c d की इनकी सबकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इनकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो पहली तो आपके 14 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू तो मिल गई। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो इस माइनस बी को आप इधर लाओ 2b बन जाएगा, a को उधर ले जाओगे, a की वैल्यू कितनी है -14 है, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -7। c प्लस डी इसको बाद में देखेंगे, पहले b प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -7, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी +7। c प्लस डी इज इक्वल्स टू 8, तो c की वैल्यू है 7, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास +1। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, पेज नंबर 2.20 जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट, पेज नंबर है 2.20, क्वेश्चन नंबर 5th 4th पार्ट। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द मैट्रिक्स x इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स y। दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, x और y दोनों आपस में इक्वल है, तो x मैट्रिक्स है -1 5 -1 5 0 13 इज इक्वल्स टू, दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास p माइनस क्यू 2p प्लस r, p माइनस क्यू 2p प्लस r, 2p माइनस क्यू 3r प्लस s। तो यहाँ से p q r s इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इन सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आप यूज़ करो, तो -1 इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू, एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। अब दूसरी इक्वेशन जिसमें p और q आ रहा है वो ये है, तो पहले इसी को ले लो, 2p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड आप लगाओगे तो साइन कर दो आप चेंज, ये कैंसिल, इधर से आ गया -p, इधर से आ गया -1, तो p की वैल्यू आ गई 1। अब आप q की वैल्यू निकालो, तो q की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, यहाँ पर p की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू -1, इसको आप इधर लेके जाओगे तो q की वैल्यू आ गई 2, p भी आ गया, q भी आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट ये वाली टर्म लेते हैं, ये है 2p प्लस r इज इक्वल्स टू 5। अब क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो उसको हम यहाँ पर पुट करें, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस 2 3। अब उसके बाद लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, 3r प्लस s, तो r की वैल्यू हमारे पास आई है 3 प्लस s इक्वल्स टू 15, s इक्वल्स टू 15 माइनस 9 आ गया 6। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन में आपको कहता है 2 बुक सेलर A एंड B sell the textbook of mathematics and applied mathematics in the month of March. Bookseller A sold 250 books of maths and 400 books of applied maths, whereas bookseller B sold 230 books of maths and 425 books of applied maths in the month of ऐसे अप्रैल के बारे में आपको दिया हुआ है। तो अब कहता है रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। तो अब यहाँ पर 2 बुक सेलर हैं, क्वेश्चन नंबर 9 था ये, एक बुक सेलर ए है, एक बुक सेलर बी है, एक मैथ्स की बुक बेच रहे हैं और दूसरी अपनी बुक बेच रहे हैं, वही अप्लाइड मैथ्स की बुक आ गई है मार्केट में, अब धड़ल्ले से बिक रही है। ठीक है, बहुत से बच्चे अप्लाइड मैथ ले रहे हैं इस साल, और संख्या बढ़ी है अप्लाइड मैथ्स के बच्चों की। तो अब यहाँ पर जो बुक सेलर ए है वो 250 बुक सोल्ड करता है और 400 मैथ्स की, 250 बुक मैथ्स की, और उसके बाद 400 बुक्स अप्लाइड मैथ्स की। जो दूसरा बुक सेलर है वो बुक सेल करता है 230 और 425। ये जो डाटा है ये है मंथ अप्रैल का। ठीक है, मार्च में क्या होता है, सॉरी ये अप्रैल का डाटा है और मार्च का डाटा है। अप्रैल का डाटा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। मंथ ऑफ अप्रैल में जो बुक सेलर ए है वो 550 बुक सोल्ड करता है
मैथ्स की और 300 अप्लाइड मैथ्स की। उसके बाद जो दूसरा बुक सेलर है 270 और 450, इतनी बुक सेल करता है। अब ये कह रहा है भाई टोटल उनका सेल बताओ, टोटल कलेक्शन बताओ भाई कितना वो सेल कर रहे हैं मार्च और अप्रैल दोनों का मिलाकर। तो जब दोनों का टोटल करना है तो सिंपल क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई है और ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई है दोनों को कर दो प्लस। अब दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 250 प्लस में 550, प्लस करने पर कितना आ गया 800, और 400 प्लस में 300 ये आ गया 700, 230 प्लस में 270 500, 425 450 यानी 875। तो दोनों मिलाकर, दोनों बुक सेलर मिलाकर 2 महीने के अंदर इतनी सेल करते हैं। इतनी सेल मैथ्स की होगी, इतनी सेल अप्लाइड मैथ्स की होगी। देखिए पहले वाला रो बुक सेलर ए का है, दूसरी वाली रो बुक सेलर बी की है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है। कहता है कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड नोटबुक आर ₹12 एंड 27। कॉस्ट दे रखी है पेन की और नोटबुक की, और ऑन ए गिवन डे शॉपकीपर पी सेल्स 5 पेन एंड 7 नोटबुक। तो शॉपकीपर पी है और शॉपकीपर क्यू है, पेन बेच रहे हैं और नोटबुक बेच रहे हैं। जो पी है वो कितनी पेन बेच रहा है 5 और 7 नोटबुक, और क्यू 6 पेन और 4 नोटबुक। ये मैट्रिक्स बन गई। और जो इनकी कॉस्ट है वो आपको दे रखी है, पेन की कॉस्ट है 12 और 27। तो इसको आप लेंगे इस तरीके से 12 एंड 27, ये पेन है और ये नोटबुक है। अब आपको ये करना है फाइंड द इनकम ऑफ बोथ द शॉपकीपर यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। दोनों शॉपकीपर की इनकम बतानी है, यानी दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, 5 इंटू में 12 60 प्लस 7 इंटू में 27, तो 7 7 49, 7 2 14 प्लस 4 18। और जो बुक सेलर क्यू है उसका देखेंगे 6 इंटू 12 72, 47 और 27 इंटू में 4 108। इसका टोटल करो, यह आ जाएगा 9, 8 प्लस 6 14 और 2, इधर से आ जाएगा 180। तो जो बुक सेलर पी है उसकी सेल है टोटल कितनी 249, इनकम इतनी है, दूसरे की इनकम है 180। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं ये। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 2.32 पर है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, पेज नंबर 232 कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट आपको दे रखे। अब इन तीनों पॉइंट, पेज नंबर है 2.32, क्वेश्चन नंबर 3। 3 पॉइंट आपको दे रखे। पहला पॉइंट है इसमें K7, फिर -4 5, और तीसरा पॉइंट है आपके पास 1 -5। ये तीनों पॉइंट आपको कोलिनियर दे रखे हैं। तो कोलिनियर का मतलब हो गया तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। अब जब लाइन तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका एरिया होगा वो हो जाएगा 0 के बराबर। अब एरिया का फार्मूला आप लिखेंगे 1/2 K7 -4 5 1 -5 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। इस 1/2 को आप उस साइड लेके चले जाओगे, ये तो 0, इसका तो किस्सा खत्म। अब जो बच गया इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर, उसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छी तरह आता ही होगा। के हमने लिया यहाँ से, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, 5 + 5 ये आ गया 10, फिर -7 इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, -4 -1 -5 +1 ये छोड़ दिया ये छोड़ा, +20 -5 यानी 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 1/2 इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ रह गया आपके पास 10K प्लस में 35 प्लस 15, 50 बन गया। 50 को उधर लेके जाओ, -50, तो K की वैल्यू आ गई आपके पास -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें 3/3 मैट्रिक्स है एक, -4 4 4 एंड
-7 1 3, 5 -3 -1। ये कहता है ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करो। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपके पास, तो आपके पास ए ट्रांसपोज आए निकालना पड़ेगा आपको। ए ट्रांसपोज करोगे तो ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, अब उसके बाद आप ए प्लस ए डैश निकालो। इन दोनों को प्लस करते हैं, -4 -4 -8 -3 4 + 5 8, तो -7 + 4 -3 2 0, और इधर आ गया 9, इधर 5 + 4 इधर भी 9 था, -3 + 3 0 -2। अब आपको यहाँ पर जो a + a डैश आया उसका आपको कर लेना है हाफ ऑफ a + a डैश। इसको मान लेते हैं p मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो यहाँ जो मैट्रिक्स आई इसका हाफ करोगे आप, ये आ जाएगा -4 -3/2 9/2 -3/2 1 0 9/2 0 एंड -1। अब आप ये चेक करो कि जो आपने ये हाफ करके निकाला है, हमेशा वैसे आपको बता दूं मैं कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक ही आएगी। ये भी सिमेट्रिक है, हाफ करने के बाद जो आएगी वो भी सिमेट्रिक है। नहीं तो निकाल के देख लो, पी का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो पी का ट्रांसपोज करोगे आप -4 -3/2 9/2, ये कॉलम में आ जाएगा, -3/2 1 0 9/2 0 -1। अब देखो चेक करो, ये दोनों मैट्रिक्स सेम ही आ रही है, हमने ट्रांसपोज करा है लेकिन दोनों मैट्रिक्स सेम आ रही है। अब क्योंकि ये P के बराबर आ रहा है, इसका मतलब P तो एक सिमेट्रिक है। अब एक मैट्रिक्स बनाओ आप जो स्क्यू सिमेट्रिक हो। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनती है? जब भी A में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हो तो जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू आएगी। -4 -4 0 हो जाएगा, 4 ये +7 हो गया 11, 4 -5 -7 -4 1 -1 3 + 3 5 -4 -3 -3 -1 +1। अब इसका हाफ करो, इसका हाफ करेंगे a - a डैश का हाफ, इसको मान लेते हैं हम q। तो इसका हाफ करोगे 0 11/2 -1/2 -11/2 0 3 1/2 -3 एंड 0। अब यहाँ पर जो Q मैट्रिक्स आई है, अब इसका ट्रांसपोज करके देखोगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगी आपको। करो इसका ट्रांसपोज, 0 11/2 और -1/2 -11/2 0 3 1/2 -3 एंड 0। अभी इसका ट्रांसपोज किया हमने, ट्रांसपोज करके आप देखो इसमें दोनों को कंपेयर करो तो 0 11/2 -1/2 नंबर्स तो वही आ रहे हैं लेकिन साइन चेंज हो रहा है। ऐसे बाकियों में चेक करोगे सबका साइन चेंज हो रहा है, यानी -q आ गया ये। इसका मतलब ये हुआ कि q बन गई स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये जो p हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी ये, और जो q हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक थी, इन दोनों को ऐड करके आपके पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है a वो आनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर अगर p + q हम करते हैं तो इन दोनों को आप ऐड करो, -4 + 0 -4 हो गया, -3/2 11/2 8/2 8/2 का मतलब 4 9 -1 फिर वही 8/2 4 आ गया, -3/2 -11/2 हो गया -14/2 यानी -7, फिर 1 + 0 0 + 3 9/2 + 1/2 5 0 -3 -1 0। अब देखो कंपेयर करो, -4 4 -7 1 3 5 -3 -1, तो ये मैट्रिक्स आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो आ गई। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर डी, पेज नंबर 2.46। तो यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना नहीं है, और ये एडजुगेट मेथड, ये एडजुगेट मतलब मैट्रिक्स मेथड ही होता है। इसके क्वेश्चन ऑलरेडी आप काफ़ी कर चुके हो। वैसे हम थर्ड क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन का हम एक डी पार्ट ले रहे हैं जिसमें 3/3 मैट्रिक्स बनेगी। तो इसमें दिया हुआ है x - y + 2z
इज इक्वल्स टू 1। दूसरी मैट्रिक्स है 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 1। तीसरी मैट्रिक्स है 3x माइनस 2y प्लस में 4z इक्वल्स टू 2। अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास है, ये सबसे पहला काम हमें इसमें क्या करना है, अगर मैट्रिक्स मेथड से आप करने वाले हो तो ये मत समझना कि किसी मेथड से कर दो भैया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आपको प्रॉपर मेथड से करना पड़ जाएगा, या उसके बीच में से जो टर्म अलग अलग आती है उनमें से कुछ पूछ लिया तो भी आपको करना पड़ जाएगा। इसलिए मेथड के क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन हर एक मेथड के अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो सबसे पहला काम है यहाँ पर आपको ए मैट्रिक्स बनानी है। ए मैट्रिक्स बनती है इसके कोफिशिएंट से। एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई का -1, जेड का 2। यहाँ पर एक्स नहीं है तो 0, 2, -3। वहाँ से करेंगे आप 3, -2 एंड 4। ये ए आ गया। एक्स जो मैट्रिक्स बनाते हैं हम उसमें वेरिएबल्स लिखते हैं हम कॉलम में एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स होती है जिसमें कांस्टेंट टर्म आती है 1, 1, 2। सबसे पहला काम होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम कॉलम 1 से कर लेते हैं क्योंकि एक 0 यहाँ पर है, तो 1 से हमने इसको सॉल्व किया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया। 8 माइनस 6 2 आ गया। उसके बाद इसको छोड़ दो, सीधा 3 को लो, ये रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, 3 माइनस 4 -1, तो 2 माइनस 3 यानी -1 आ गया। नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन में अगर ये भी पूछ ले इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं करना है, डिटरमिनेंट निकालो, नॉट 0 आ जाता है, नॉन जीरो यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको चाहिए होते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए चाहिए होता है कोफैक्टर। अब 3/3 के मैट्रिक्स का कोफैक्टर आप निकालोगे, इसको सी से डिनोट करो या कैपिटल ए से, तो इसका हम करेंगे, ये तो आ जाएगा 2, 1, 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 0 + 9 तो -9 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इधर से करोगे -4, इधर से करोगे +4, 0 हो जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 -6 -2। सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 +3 +1 हो गया, -1 आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -4 -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 +3 बन जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा 2। ये तो बन गया इसकी कोफैक्टर से अब निकालो इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो। 2 - 9 -6 0 -2 -1 -1 3 एंड 2। एडजॉइंट की हेल्प से आप निकालो इसका इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट आपके पास ये आया, डिटर्मिनेंट -1 था यानी -1 से सबको डिवाइड कर देंगे हम, तो यह बन जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब अगर ये जो इक्वेशन आपने बनाई है कि ए मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करने पर b के बराबर आ रहा है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू b, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा a इन्वर्स b। x की वैल्यू आ गई x y z, a इन्वर्स आपके पास ये आ गया, इनटू में b की वैल्यू है 1 1 2। सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ से आएगा -2 0 और +2 0 आ गया। 9 + 2 11 11 - 6 5 6 + 1 7 7 - 4 3। तो x की वैल्यू मिल गई आपको 0, y की वैल्यू मिल गई 5 और z की वैल्यू मिल गई 3। तो इस तरह से तीनों की वैल्यू आ गई। ये मेथड बन गया हमारा मैट्रिक्स मेथड या एडजोगेट मेथड। अब दूसरा यही क्वेश्चन आपको करना है रो रिडक्शन मेथड से भी, वो भी हमारे सिलेबस में है। तो रो रिडक्शन मेथड में आपको क्या करना होता है, जो ये ए मैट्रिक्स बनाई है हमने 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, इसके साथ में सीधा बी मैट्रिक्स लिखो 1 1 2।
अब आपको क्या करना है, जो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट है, इनसे या तो नीचे वाले एलिमेंट या ऊपर वाले एलिमेंट तीनों, वो आपको ज़ीरो करने हैं। अब यहाँ पर एक ऑलरेडी ज़ीरो हमारे पास है, तो हम ये वाला यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक ज़ीरो तो आपके पास है, एक काम हमारा ऑलरेडी कर चुका है। तो अब हमें इसको ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या करें, 3 में से इसका ट्रिपल करके माइनस कर दें। तो R3 को हम लिख लेते हैं R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो ये क्या बनेगा, पहली रो में कोई चेंज नहीं करना हमें, यहाँ पर 3 माइनस 3 ज़ीरो हो गया। यहाँ पर आप करोगे -2 और ये बन जाएगा +3, तो -2 + 3 हो गया 1। इधर से करोगे 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 आ गया -2। अब जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया ना, वही ऑपरेशन यहाँ लगा दो, 1 1। अब यहाँ पर क्या करना है, R3 तो ये हो गया 2 माइनस 3 यानी आ गया -1। ये एलिमेंट ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अब इसको ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो करने के लिए आप इसका यूज़ मत करना, इसका यूज़ करा तो ये भी चेंज हो जाएगा। ऐसा एलिमेंट, ऐसा ऑपरेशन यूज़ करो कि ये इन दोनों पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसको ज़ीरो करने के लिए इसका यूज़ करो, यानी अगर मैं यहाँ पर R3 की जगह मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 टाइम्स ऑफ R3 माइनस R2, इसका डबल करके इसको माइनस कर दो, तो क्या बना देखो, पहला कोई चेंज नहीं, यहाँ तो ज़ीरो रहेगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, चेंज तो नीचे करना है हमें, ये ज़ीरो हो गया, ये हो गया 2 माइनस 2 ज़ीरो। इसका डबल करेंगे -4 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो -4 + 3 ये हो गया 1। अब यहाँ पर भी यही आप ऑपरेशन यूज़ करो, 1 1, इसका डबल करेंगे -2 और -1, ये आ गया -3। ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या क्या इक्वेशन बनी, पहली इक्वेशन तो आपके पास ये बनेगी -2 -1। ठीक है, पहली इक्वेशन बनी x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन बनेगी 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 1। तीसरी इक्वेशन बनेगी z इक्वल्स टू -3। अब z इक्वल्स टू -3 आ रहा है ये यहाँ पर, तो z की वैल्यू तो 3 हमारी निकली थी, तो एक माइनस साइन का गड़बड़ है। तो ये जो माइनस साइन का गड़बड़ आ रहा है वो इधर आ रहा है, इधर -1 आएगा, क्योंकि हमने जब यहाँ पर करा 2 टाइम्स ऑफ R3, 2 टाइम्स ऑफ R3 हो गया -4। ठीक है, अब यहाँ -4 हुआ, ये +3 हुआ, तो -4 + 3 -1 होगा, तो यहाँ आएगा -z। अब यहाँ से आपको डायरेक्टली z की वैल्यू मिल जाएगी 3। z की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1, इसको इधर लेके जाओगे आप, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ स्टार्टिंग में पुट करोगे, x माइनस वाई प्लस में 2 इंटू में z, 6 माइनस 5 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरह अगर रो रिडक्शन मेथड निकालना है तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर मैट्रिक्स मेथड निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। अब यहाँ पर आपको करना है क्रैमर रूल की हेल्प से। तो क्रैमर रूल में ये डिटर्मिनेंट सारा का सारा वहाँ पर चलेगा। तो आपको जो इक्वेशन दी हुई है 7th पार्ट में, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस में 5z इक्वल्स टू 1, 4th का 7th पार्ट। 3x प्लस में 2y माइनस 4z इज इक्वल्स टू -5, x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू -3। अब यहाँ से जब क्रैमर रूल में सबसे पहले आप बनाओगे d कैसे बनता है, वही जो इसके कोफिशिएंट है x के, ये लिया आपने, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, 2 इंटू में इस रो कॉलम को छोड़ा हमने, -4 + 4 0 हो गया, +3 इस रो कॉलम को छोड़ा, -6 + 4 -2 +5 इस रो कॉलम को छोड़ा, 3 -2 ये आ गया 1। इसको सॉल्व करो, ये तो 0 हो गया, -6 + 5 यानी -1। अगर डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो भी आगे ये सॉल्व होगा,
अदरवाइज़ फिर हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। उसके बाद निकालो अब D1। D1 कैसे निकालते हैं? जो कांस्टेंट टर्म होती है 1 -5 और -3, ये पहले कॉलम में आ जाएगी। बाकी के दोनों कॉलम सेम रखने, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। इससे इसको छोड़ा हमने, 0 आएगा। फिर +3, इस रो कॉलम को छोड़ा, 10 और -12 तो -2। उसके बाद फिर हमने 5 से लिया, इसको और इसको छोड़ा, -5 + 6 1। तो डिटरमिनेंट इसका निकालोगे, -6 + 5 ये आ गया -1। फिर निकालेंगे हम D2। तो D2 में क्या करना है? जो पहला वाला कॉलम है उसको ऐसे कैसे रखना है, जो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म थी उसको सेकंड कॉलम में रखना है, 1 -5 एंड -3। इसको सॉल्व करो, 2, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 10 और -12 तो -2 आ गया। फिर -1, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ये -2 आ जाएगा। +5, इसको और इसको सॉल्व किया, -9 + 5 -4, कितना हो गया ये? -4 + 2 और -20। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, -4 और -24 यानी -24 + 2 यानी आंसर आ गया -22। उसके बाद हम D3 निकालते हैं। D3 में क्या होगा? वही पहली कॉलम सेम रहेगा, दूसरा कॉलम वो भी सेम रहेगा, और जो तीसरा कॉलम है उसकी जगह आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 1 -5 और -3। इसको सिंप्लीफाई करो, 2, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, -6 + 5 -1 +3, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, -9 + 5 -4 प्लस में 1, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 3 -2 ये आ गया 1। तो आ जाएगा -2 -12 + 1 तो -14 प्लस में 1 यानी -13। तो अब यहाँ पर जब x y z की हम वैल्यू निकालते हैं तो x y z की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू होती है D1/d। D1 आया -1 आंसर आ गया 1। y की वैल्यू होती है D2/d यानी -22/1 22 आ गया। z की वैल्यू आ गई -13/1 z की वैल्यू आ गई 13। तो CBSE हैंडबुक में आप देखोगे तो इसका आंसर आपको गलत वहाँ पर दिया हुआ है, आंसर दिया है 1 2 3, लेकिन आंसर आएगा हमारा 1 22 और 13। ये जो आंसर आप निकलेंगे, आंसर को इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। उसके बाद हम इसका 8th पार्ट और देखते हैं। 8th पार्ट में कहता है x + y + z = 0। x + y + z = 0। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन दी है -3x + y - 4z = 0। -4z है इधर। उसके बाद -2x प्लस में 2y - 3z। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपको 0 दिया है, कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं। कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा? यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी होमोजीनियस, ठीक है। जिसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। होमोजीनियस इक्वेशन के दो आंसर होते हैं। अगर d उसका नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो उसके x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, z की वैल्यू 0 होगी। अगर d 0 आ गया तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हम चेक करते हैं कि d क्या आ रहा है। पहले इसका d आ गया 1 1 1 -3 1 -4 -2 2 -3। निकाल के देखते हैं क्या आता है। 1 इधर से -3 इधर से +8 5 हो गया। -1 इसको छोड़ते हैं, 9 -8 1 आ गया। इधर से करते हैं -6 प्लस में 2 तो -4। तो ये 5 -1 -4 यानी 0 आ गया। अगर d 0 के बराबर ना आए तो x 0 हो जाता है, y 0 हो जाता है, z 0 हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर d 0 के बराबर आ गया दैट मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आगे और कुछ करने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 2.49 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 2.49। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में
लेंथ ऑफ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स के बारे में बताया गया कि पहले तो आपको चेक करना है कि जो सिस्टम है वाइबल है या नहीं है। वाइबल है तो फिर उसको आगे सॉल्व करना है। तो आपको जो यहाँ पर टेबल दे रखी है उसमें दो सेक्टर दे रखे हैं, सेक्टर 1 सेक्टर 2, सेक्टर 1 सेक्टर 2 और 2 5 3 4 2 सेक्टर 1 सेक्टर 2, इसको भी ऐसे लिख लो। और आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर 2 5 3 4, उसके बाद फिर टोटल दिया हुआ है। टोटल में आपको दिया हुआ है 10 और 20। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालनी है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि ये सिस्टम वाइबल है या नहीं है। अगर वाइबल है देन डिस्कस द सिचुएशन फॉर न्यू डिमांड 8 एंड 12 फ्रॉम सेक्टर 1 एंड सेक्टर 2 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद फिर न्यू डिमांड हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो सिस्टम देखो वाइबल है नहीं, इसके लिए टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनानी है। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कैसे बनती है? 2 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ से आएगा 5 डिवाइडेड बाई 20, 4 डिवाइडेड बाई 20, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.2, 0.3। इधर से आप करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.54, यानी 0.4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 1/4 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा 4 5 जा 20, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.2। अब यहाँ पर सिस्टम वाइबल है या नहीं है उसके लिए जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसको हम देखते हैं कि एक तो ये दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव होने चाहिए लेकिन 1 से बड़े नहीं होने चाहिए। दूसरी हम इसको i माइनस ए में से माइनस करके देखेंगे। i माइनस ए से जब इसको माइनस करेंगे आप, i हो गया आपके पास 1 0 0 1, इसमें से इसको माइनस करो तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है आपके ये पॉजिटिव आने चाहिए। 1 माइनस 0.2 करेंगे 0.8, ये आ जाएगा माइनस 0.25, माइनस 0.23, ये आ जाएगा 0.8। तो ये दोनों एलिमेंट आपको देखने हैं, ये माइनस में नहीं आने चाहिए। अगर ये माइनस में नहीं है तो सिस्टम वाइबल है, सिस्टम इज वाइबल। तो अब हमें यहाँ पर सिचुएशन डिस्कस करनी है। क्या सिचुएशन डिस्कस करनी है? अगर न्यू डिमांड हमारी 8 और 12 हो जाती है फ्रॉम सेक्टर 1 एंड सेक्टर 2। अब यहाँ पर जो x होता है उसका फार्मूला क्या होता है? x मतलब जो टोटल फाइनल आउटपुट जो होता है वो क्या आएगा अगर डिमांड चेंज होती है? तो x की वैल्यू होती है i माइनस ए इनवर्स इंटू में d। अब यहाँ i माइनस ए तो आपके पास आ चुका है, अब इसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है। इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले इसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं इसका, i माइनस ए का एडजॉइंट आ गया। इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 0.64 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75, यानी 0.075। इसमें से इसको माइनस करें, 10 माइनस 5, यहाँ पर आ गया 13 माइनस 7 6, यहाँ पर आ गया 5, तो 0.565 ये आ गया i माइनस ए। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है? एडजॉइंट के लिए बस इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये तो फिर भी वही रहेगा, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं यहाँ पर। तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा। तो इसका इन्वर्स क्या बना? i माइनस ए का इन्वर्स। एडजॉइंट को इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो तो ये आ गया आपके पास 0.8, 0.25, 0.3 और 0.8 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट यानी 1/0.565। अब यहाँ पर बस आपको ये करना है, i माइनस ए इन्वर्स की जो वैल्यू है यहाँ पुट करनी है। 1/0.565, 0.8, 0.25, 0.3 एंड 0.8 इंटू में d। जो फाइनल डिमांड जो चेंज हुई है, डिमांड चेंज हुई है इसकी 8 और 12। बस यहाँ पर सिचुएशन डिस्कस करनी है, आगे इसको सॉल्व नहीं करना। वो पूछ नहीं रहा आपसे कि फाइनल आउटपुट क्या आएगा, बस वो इतना ही पूछ रहा है कि भाई डिमांड अगर चेंज होती है तो उसमें सिचुएशन क्या बनेगी। तो यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हो। अगर ये सॉल्व करने के लिए बोलता है तो फिर आपको इसमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो
आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के जो सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए होंगे, कुछ आपको हेल्प मिली होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप अभी लगातार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस करके रखें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।